जय हिंद मेरे यूट्यूबर दोस्तों। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लॉ कॉन्सेप्ट दोस्त में। आई होप सभी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ सीआरपीसी बीएनएसएस। जो सीआरपीसी और जो बीएनएसएस है, ये हमारी डेली की लाइफ से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है। इसको बनाने का मकसद केवल मेरा यही है, जो हमारा यूट्यूब का चैनल है लॉ कॉन्सेप्ट दोस्त, जो कि लॉ की छोटी छोटी बारीकियाँ होती है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, उसकी आपको सही जानकारी देना है। साथ ही जो आपको संविधान ने, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो आपको अधिकार दिए हुए हैं आपको, तो आपको उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। बिना देरी करते हुए फिर हम आगे का डिस्कस करते हैं आपसे सीआरपीसी। तो जो सीआरपीसी है हमारा, उसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बोलते हैं, जो कि 1973 में बना था। अब आते हैं हमारा बीएनएसएस, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 दिसंबर में बना था। तो जनरली जो हमारा सीआरपीसी है, वैसे तो ये बहुत पुराना कानून है और इसको ब्रिटिशर्स के टाइम से ही माना जाता है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर यदि हम किसी टॉपिक के विषय में डिस्कस कर रहे हैं तो हमें उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। अब कहते हैं कि बिना ओरियन पॉइंट के या उसका कोई ना कोई पास्ट तो रहा होगा जो आज वो एग्जिस्ट करती है। तो हम डिस्कस करते हैं आज सीआरपीसी। पहले तो सीआरपीसी थी, जब स्टार्टिंग में इसको अंग्रेज़ों के टाइम में, जब आपने देखा होगा कि जब मुग़ल शासन था, तो मुग़ल शासन में अपने कानून थे, अपने रूल्स थे। और जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, तो मैंने उसके अंदर भी विधि के बारे में, जो कि लॉ की स्टडी से रिलेटेड है, लॉ के एग्ज़ाम से रिलेटेड है और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो। फिर भी वो क्वेश्चन हम हर आदमी की लाइफ से जुड़ा हुआ है। मतलब होता क्या है कि कानून क्या है और कानून बना कैसे था। तो वही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं इसके अंदर, कि जब मोमडन शासन था, जब अंग्रेज़ों का, जो ब्रिटिशर्स का जब हमारे इंडिया में आना हुआ था, तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय। तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उसका तो आने का मकसद ही केवल क्या था कि जो भारत देश की जो इकोनॉमिकल वेल्थ है उसको बिल्कुल ख़त्म करना, और यहाँ गोल्ड और जितने भी रिसोर्सेज है उनको यहाँ से लेके जाना। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया, जब जो ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सबसे पहले मोमडन राज था उस समय मुसलमानों का, जिसका मुग़ल बोलते हैं हम। तो उस मुग़ल काल में सबसे पहले, अब जाहिर सी बात है, अगर यदि मुझे काम करना है तो मुझे अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाना होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए उन्होंने क्या करा, सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। तो रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या होता है कि जितने भी उनके काम होंगे, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ भी हो काम, सारे काम उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट से बनेगा, जो 1773 के अंदर बनाया गया था। फिर दूसरा जो उन्होंने कानून बनाया था, वो पुलिस एक्ट बनाया था 1860 के अंदर। अब जो 1860 में जो पुलिस एक्ट बनाया था, तो इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको ध्यान होगा, जो हमारे मंगल पांडे थे, तो 1857 के अंदर जो एक एक रेवोल्यूशन आया था, उस समय एक क्रांति आई थी। तो उस क्रांति को दबाने के लिए तो उन्होंने पुलिस एक्ट बनाया था। तो पुलिस एक्ट के अंदर क्या था, बहुत सारे प्रोविजंस थे। तो पहले क्या होता था कि हमारे घर के अंदर, जैसे एक देखा जाए पुराने टाइम में, तो लठ वगैरह, जो लाठी होती, लठ होते थे हमारे यहाँ, और कुछ हमारे हथियार होते थे, तो रखने की इजाज़त थी हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं थी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी उस समय। तो पुलिस एक्ट में क्या हुआ, अगर आप अपने घर में अगर एक लठ भी रखा हुआ है, तो उसके तहत भी आपके ऊपर आज भी कार्रवाई हो जाएगी। आप लठ भी नहीं रख सकते अपने यहाँ। वो पुलिस एक्ट के अंदर था। तो पुलिस के एक्ट के अंदर बहुत सारे उनको प्रोविज़न भी दिए गए थे, राइट भी दिए गए थे। तो उसमें क्या था कि आप पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते थे। तो पुलिस एक्ट इसलिए बनाया गया था,
ताकि उनको काम करने में कोई दिक्कत ना आए, और यदि उनको किसी से परेशानी होती है तो पुलिस एक्ट के तहत वो उस पर कार्रवाई करते हैं। तो 1860 यानी 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बनाया गया था ये। तो फिर उसके बाद तो हमारा था आईपीसी। याद रखिएगा, जो सीआरपीसी है हमारा, उस समय एग्जिस्टिंग में नहीं था। 1861 में हमारा आईपीसी बना था, इंडियन पीनल कोड, जिसे बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। कि किसी को अगर दंड दिया जाएगा तो किस आधार पे दिया जाएगा और क्या इनका प्रोसीजर है। फिर उसके बाद इन्होंने सीआरपीसी को बनाया, इसके बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद 1882 में। फिर इसमें अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ के अंदर बदलाव, मतलब चेंज, एडजस्टमेंट, वो 1898 में किया गया था। फिर फाइनली जो सीआरपीसी तो हमारा 1882 में ही बन गया था, और 1861 में हमारा आईपीसी था। वो पुलिस एक्ट के बाद बनाया गया था, जो पूरा प्रशासन था, पुलिस प्रशासन, उसको लागू करने के लिए। जब होता है ना, जब मकान बनाते हैं तो मकान बनाने से पहले सबसे पहले हमें एक फाउंडेशन तैयार करनी होती है। फाउंडेशन इसलिए कि जो भी हम उसके ऊपर बनाएंगे या जो भी हम उसके ऊपर काम करेंगे तो वो इतना मजबूत हो कि कभी गिरे नहीं। तो वो फाउंडेशन का काम किसने किया? वो रेगुलेटिंग एक्ट ने किया। और फिर जो उसके बाद आईपीसी, पुलिस एक्ट, ये बनाए गए, ये इसके पिलर थे। तो सीआरपीसी 1882 में बना दिया गया था। तो जो बनाया गया था तो जाहिर सी बात है कुछ कमी भी होती है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, जो वीडियो मेरा कंपनी एक्ट के अंदर था, जिसके अंदर एक पॉइंट मेंशन था मेरा लास्ट टाइम, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। मतलब उसको एक ग्रहण का सिद्धांत भी बोलते हैं। अगर यदि आप लॉ की स्टडी कर रहे हो या लॉ की कोई दोस्त मेरा स्टडी कर रहा है तो वो शायद एक्लिप्स ऑफ डॉक्ट्रिन से समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का मतलब होता है आज़ादी से पहले के जितने भी कानून हैं हमारे, यदि उन कानूनों से आज के एडमिनिस्ट्रेटिव या कोई भी हमारे जो काम है प्रशासनिक या सरकार से संबंधित, उस पर कोई भी रुकावट आती है, उनको लगता है कि भाई ये पुराने कानून हमारे बीच में अड़चन बन रहे हैं, तो उन कानूनों को हटा दिया जाता है या उनके ऊपर कोई दूसरे कानून रख दिए जाते हैं। मतलब होता है ना, चंद्र ग्रहण होता है, आपने देखा होगा कि जब चंद्रमा के ऊपर कोई पृथ्वी या कोई आ जाती है तो वो जो उसका जो मेन जो बैकग्राउंड होता है बिल्कुल ढक जाता है। ऐसे ही जो पुराने कानून थे वो दब जाते हैं, उनका कोई भी रिलेवेंट कोई रहता नहीं है, उनका कोई उनका वजूद नहीं रहता उनका, वो केवल नाम मात्र के रह जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट क्या होता है कि किसी चीज़ को रोकने के लिए या किसी चीज़ का एडजस्टमेंट करने के लिए या जिससे कोई चीज़ कॉम्प्लिकेट हो रही हो तो उस कॉम्प्लिकेशन को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक होता है हमारा अमेंडमेंट। अब जो हमारा सीआरपीसी था वो 1973 में फिर इम्प्लीमेंट हुआ था हमारा। वो 41वां अमेंडमेंट था, यानी कि संशोधन। अब इसके बाद जो हमारा कानून बनाया गया है उसे बीएनएसएस कहते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 दिसंबर। अब इस कानून को जो बनाया गया है, तो बनाने का मकसद क्या था? कॉम्प्लिकेशन। अब इसमें क्या आता है इस कानून के अंदर, पहले जो सीआरपीसी होता था हमारा उसके अंदर 484 सेक्शन थे और 37 चैप्टर, और इतने तो हमारे सेक्शन थे जी उसके अंदर। फिर उसके बाद चैप्टर थे। चैप्टर में क्या होता है, उनके बारे में डिफाइन होता है कि भाई ये जो कानून है या ये सेक्शन है, सेक्शन में ये कहता क्या है, क्या प्रोविजंस है। फिर जो बीएनएस बनाया गया था, बीएनएसएस में क्या था, उसमें बहुत से कानूनों के अंदर इन्होंने काट छाट करी, मतलब कि जो काम के नहीं थे उनको ख़त्म किया, जिनकी ज़रूरत नहीं थी। तो आज बीएनएसएस में 358 सेक्शन है
और 20 चैप्टर हैं। तो ये तो हुआ हमारा सीआरपीसी और बीएनएसएस। अब इसमें मैं एक टॉपिक आपके बीच लेके आ रहा हूँ, वो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। वो हर एक आम आदमी से जुड़ा हुआ है और मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ शायद एक आम आदमी की ज़रूरत भी है। अब कहावत है कि जो आपके अधिकार होते हैं वो किसी हथियार से कम नहीं होते। अगर आपको अपने अधिकारों के विषय में पता है तो आपको जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अधिकार आपके हथियार हैं। अगर आपको अपने अधिकारों का ज्ञान है, नॉलेज है, तो आप किसी भी सिचुएशन से आप लड़ सकते हो। अदरवाइज अगर आपको नॉलेज नहीं है तो जिसको नॉलेज नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। व्यर्थ मीन्स, व्यर्थ मैं वैसे नहीं कह रहा, व्यर्थ का मतलब होता है उसको समस्याएं ही रहेंगी आगे। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है उन चीज़ों के बारे में। जो मर्जी उसका शोषण करेगा, जो मर्जी उसको परेशान करेगा, जो मर्जी उसके ऊपर डोमिनेट रहेगा। तो आगे आते हैं, तो उसी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। एक सबसे महत्वपूर्ण, उसको बोलते हैं हम 156(3), जो कि सीआरपीसी के अंदर आता है, पर अब उसमें अमेंडमेंट हो चुका है। तो मैं आपको 156(3) के बारे में बताना चाहूँगा कि 156(3) है क्या, और मैं आपसे आज क्यों डिस्कस करना चाह रहा था। डिस्कस इसलिए करना चाह रहा था कि जो ये मेरा चैनल है, इस चैनल में लॉ के नोट्स के साथ साथ आपको लॉ से संबंधित, आपके लाइफ से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, आपको उनसे कैसे टैकल करना है, या कभी आपके साथ उस तरह की कानूनी समस्या आती है तो आपको क्या करना चाहिए, वो कहाँ जाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि देखो, भगवान भी उसकी रक्षा करता है जो स्वयं की रक्षा करता है। मतलब कि अगर हमें प्रयास की अगर आदत नहीं है, अगर हम प्रयास खुद नहीं करेंगे तो दूसरा प्रयास कभी हमारे लिए नहीं करेगा। तो आगे चलते हैं। तो 156(3) का मकसद ये होता है कि जब कभी हमारे साथ कोई समस्या होती है, गंभीर समस्या, या कोई अपराध हमारे साथ घटित होता है, कोई इंसिडेंट होता है, तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं थाने, चौकी, पुलिस, जो भी हमारे नज़दीक होता है। तो हम वहाँ क्या करते हैं? सबसे पहले जाकर, सबसे पहले वहाँ कंप्लेंट दर्ज कराते हैं कि भाई हमारे साथ ये वारदात हुई है और इस वारदात में ये एविडेंस है, तो आप हमारी हेल्प कीजिए और इस पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ एक केस फाइल कीजिए और एफआईआर दर्ज कीजिए। तो उस केस में दो ही बातें होती हैं कि जो पुलिस पर्सन है, यदि वो ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा है और वो संविधान को मानता है, तो वो आपकी एफआईआर दर्ज करेगा। अगर यदि वो करप्ट हुआ, वो अपनी ड्यूटी नहीं करना चाहता और वो नहीं चाहता कि मैं आपकी हेल्प नहीं करूं, हेल्प करके क्यों मुझे काम करना पड़े, तो वो क्या करेगा? एफआईआर दर्ज नहीं करेगा। जब वो एफआईआर दर्ज नहीं करेगा, सवाल पहला यही आएगा, भाई जब एफआईआर वो दर्ज नहीं कर रहा तो मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट कोशिश, सीनियर जो भी ऑफिसर होगा, तो वो एसएचओ भी हो सकता है, वो एसीपी हो सकता है, डीसीपी हो सकता है, और इवन कमिश्नर भी हो सकता है। तो आप वहाँ उनको कंप्लेंट दर्ज कराओगे, भाई ये पर्टिकुलर संबंधित मेरे साथ वारदात होती है और मेरी एफआईआर नहीं लिख रहे। अगर यदि वो एफआईआर नहीं लिखते तो उस केस में, अगर सीनियर भी नहीं लिखता, तो उस केस में आप जाओगे कोर्ट। अब जब कोर्ट जाओगे तो कोर्ट जाने के लिए, एफआईआर लिखवाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आपका हथियार है उसे बोलते हैं 156(3). इसमें कोर्ट इंटरवेन करता है डायरेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि वो सीधा चौकी, थाना, जहाँ से आपका केस संबंधित है, जहाँ से रिलेवेंट है आपका, उनको एक गाइडलाइन देता है कि भाई ये जो केस है मेरे संज्ञान में आया है, मीन्स मेरे एक्नॉलेजमेंट में, तो आप तत्काल, मतलब इमीडिएटली उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए और इस पर आप एफआईआर दर्ज कीजिए और मुझे इसके बारे में जानकारी दीजिए।
ये होता है आपका 156 और जो आप कंप्लेंट दर्ज कराने जाते हो तो वो जो पावर होती है पुलिस वालों के पास वो होती है 155 और 154। जो 154 होती है तो वो तो क्या है, उसके तहत एफआईआर दर्ज की जाती है और वो भी एफआईआर तब दर्ज करेंगे अगर यदि केस का जो नेचर है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है या कोई मर्डर से रिलेटेड है, रेप से है, या कोई ऐसा है कि जो मतलब बहुत ही हाइनेस केस है, तो उस केस में वो 154 के तहत वो एफआईआर दर्ज करेगा। अगर वो 154 के तहत एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा तो तब उस केस में आप 156(3) कोर्ट की हेल्प लोगे। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कोर्ट उसको डायरेक्शन देगा कि प्लीज सबमिट योर रिपोर्ट विद इन 5 और 10 डेज। ये उसकी गाइडलाइन होगी। किनको? उस संबंधित थाने को। और उसमें क्या होता है 156(3) के अंदर, ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको पहले का बता रहा हूँ 156(3) का, तो थोड़ा सा चेंज है बीएनएस और उसमें। तो उसमें क्या होता है, हमेशा आपको एफिडेविट लगाना होता है, क्योंकि एक प्रोसीजर है। अगर आपको कानूनी प्रक्रिया कोई भी कोर्ट के अंदर करनी है, ये कोई 156(3) नहीं और भी, तो आपको वहाँ एफिडेविट जमा करना पड़ता है, अपना एफिडेविट बनवाना पड़ता है। वो आपका शपथ पत्र होता है, उसमें सारा घटनाक्रम होता है आपका, मीन्स इंसिडेंस। तो आप वहाँ सबमिट करेंगे, उसमें आपको वो रिपोर्ट भी लगानी होगी जो आपने वहाँ थाने में या चौकी में आपने दर्ज कराई थी, उसकी कॉपी। इवन कई बार क्या होता है कि आपने कोई मेल किया हुआ है तो मेल का रेफरेंस लगा दीजिए, या आपने कोई पोस्ट किया है, कुरियर करा है या स्पीड पोस्ट करा है तो उसकी रिसिप्ट लगा दीजिए। फिर कोर्ट क्या करता है उस केस में, उस चीज़ के ऊपर लॉजिक लगाता है कि भाई इस 156(3) जो मेरे पास ये दर्ज कराने आए हैं, क्या ये हाइनिस केस है, मीन्स जघन्य अपराध है। जघन्य का मतलब क्या होता है, किसी का मर्डर, किसी को बहुत बुरी चोट पहुंचाना, मतलब इतना बुरी तरह से इंजर करना कि वो बिल्कुल या तो मरने की पोजीशन में हो जाए या फिर मर जाए वो, या फिर रेप या कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है कि कोर्ट डायरेक्शन देके इन्वेस्टिगेशन के लिए और फिर एफआईआर दर्ज करवा देता है कोर्ट, और उनसे वो रिपोर्ट ले लेता है कि आपने जो इन्वेस्टिगेशन करी है उसके आधार पर आप हमें एफआईआर नंबर दीजिए, और वो विक्टिम को प्रोवाइड करा दी जाती है। ये तो हो गया आपका 156(3). बट अब 156(3) है, अब वो अमेंडमेंट हो चुकी है जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में इम्प्लीमेंट की गई है। उसके तहत क्या है कि 175(3), जो हमारी 156(3) थी, अब वो 175(3) हो गई है। इस केस में भी वही चीज़ होंगी। तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, आपको 173 के तहत संबंधित थाना, चाहे एसएचओ हो, एसआई, कोई भी हो, उससे आपको कंप्लेंट दर्ज करानी है 173 के तहत। तो 73 किसके लिए है, संबंधित पुलिस अधिकारी, जो थाने का, चौकी का या उस एरिया का। अगर यदि वो दर्ज नहीं करता फिर आप जाओगे सीनियर के पास। तो सीनियर पर होती है 174, 173, ये धाराएं होती हैं सीनियर के केस में। तो आप क्या करेंगे, उसके बाद आप सीनियर के पास जाएंगे। तो सीनियर 173 के तहत 173(4), माफ़ी चाहूँगा, 173(4) के साथ, जैसे मान लो एसपी हो सकता है, डीएसपी भी हो सकता है, जो भी उसका संबंधित है, अगर यदि वो भी दर्ज नहीं करता फिर आप कोर्ट जाओगे 175(3) के तहत। पर उसमें अब क्या है कि थोड़ा सा पहले के कानून और अब के कानून में थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे कि सीआरपीसी के अंदर था, सीआरपीसी में जो उनको इम्यूनिटी नहीं थी इतनी बड़ी, पर इसमें इम्यूनिटी मिली हुई है। इसमें क्या करता है कोर्ट, उनको नोटिस करता है, और नोटिस करने के बाद उनसे कहता है कि भाई एक संबंधित आपके खिलाफ रिपोर्ट आई है। तो और उसमें क्या होता है, जिसके खिलाफ आप कंप्लेंट दर्ज कराने जा रहे हो उसका जो सीनियर ऑफिसर होता है उसको बुलाया जाता है।
और उससे उसके विषय में रिपोर्ट ली जाती है कि भाई आपके पास ऐसे ऐसे एक केस आया था, एक मामला दर्ज हुआ था, आपने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करी और ये उससे संबंधित पुलिस अधिकारी से है, तो आप उन्हें उसके बारे में सूचित कीजिए और उसके बारे में बताइए कि उसने जो कंप्लेंट दर्ज कराई थी उसके खिलाफ, तो आपने उसके में क्या पाया और आपने क्या बताया उसके अंदर। फिर तारीख पे वो अफसर भी आएगा जिसके खिलाफ थी। तो इसमें इसलिए बुलाने का मकसद इसलिए होता है कि पहले क्या था सीआरपीसी के अंदर अगर मान लो कोई हाइनेस केस नहीं है, हाइनेस केस का मतलब होता है कि किसी को चिढ़ाना, किसी को छोटी मोटी गालियां दे देना या एक दो थप्पड़ मार देना या कुछ हल्का फुल्का, जिसे कहते हैं कि हल्की बात, कि जिसका कोई औचित्य ना हो, तो उस पर भी एफआईआर दर्ज हो जाती थी। तो जब एफआईआर दर्ज हो जाती थी तो एफआईआर दर्ज होने के बाद जब कोर्ट मैटर पहुंचता था तो संज्ञान में, देखो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी को थप्पड़ मार देते हो, आपके पास वीडियो एविडेंस है या कोई ऐसा साक्ष्य है, आप प्रूफ कर सकते हो, तो तब तो एफआईआर दर्ज होगी। अगर आपके कोई एविडेंस नहीं है तो कोर्ट उसको मना कर देता मानने से, क्योंकि भाई आपके पास कोई प्रूफ नहीं है और उसमें कोर्ट का भी टाइम वेस्ट होता है, तो कोर्ट उसको ख़त्म कर देता है। बोला ये आप 156 के तहत एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते उसके ऊपर। तो कोर्ट फिर जब 175(3) के तहत, जो कि 156(3) थी पहले, उसके तहत जब उनको बुलाता है तो बुलाने के बाद पूछा जाता है, जब कोर्ट को लगता है कि भाई इस पुलिस अफसर ने वास्तव में कोई काम नहीं किया, मतलब काम का मतलब उस कंप्लेंट के ऊपर कोई काम नहीं किया और इसकी जो इंटेंशन थी वो इंटेंशन थी ही नहीं कि वो उनकी हेल्प करे, उनकी समस्या सुने, तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में वो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर देता है कोर्ट और फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज हो जाती है और फिर वो मामला संज्ञान में चलता है। और इसमें एक चीज़ और है, पहले हमारा जो सीआरपीसी था तो उसमें कोर्ट जब इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर देता था तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम होता था। तो कई बार क्या होता था कि हमने कंप्लेंट दर्ज करा दी या हमने कोई मेल से करा दी या उस तरीके से, तो उसको पहुंचने में टाइम लगा, तो उस दौरान क्या दिया हमने, कोर्ट से भी कंप्लेंट दर्ज करा दी 156(3) के तहत और वहाँ से भी, और वहाँ से यदि मान लो वो एफआईआर दर्ज हो जाती है और कोर्ट भी एफआईआर दर्ज कर देता है, तो इसको कॉन्ट्राडिक्टिंग कहते हैं, मीन्स दो दो एफआईआर। तो उसमें हमेशा पहली एफआईआर को ही तरजीह दी जाती है, मतलब उसको प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये तो हो गया हमारा 156(3) सीआरपीसी और बीएनएसएस 175(3), जो आज के टाइम में इम्प्लीमेंट है वो 175(3) इम्प्लीमेंट है। वो आपका मॉरल राइट है, मॉरल ड्यूटीज़ है। तो ये एक इम्यूनिटी मिली हुई है। आगे चलते हैं कि जो हमारा जो बीएनएसएस है और जो सीआरपीसी है, ये आज के कानून है और आज के जो प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो प्रेजेंट में फ़िलहाल बीएनएसएस है। और आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आईपीसी होगा, आईपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट, वो भी होगा। और काफ़ी सारे टॉपिक हैं तो मैं उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। और इस चैनल के माध्यम से आपको क्या अमेंडमेंट हो रहा है कानून के अंदर, क्या आपकी ज़रूरत है और इस चैनल से आपको क्या हेल्प मिल सकती है, उसके बारे में भी आपको टाइम टाइम पर जानकारी दी जाती रहेगी। आई होप आप सभी को आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है लॉ कॉन्सेप्ट दोस्त, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको आप सब्सक्राइब करें और उस पर आप कमेंट करें। मेरा चैनल देखने के लिए और मुझे टाइम देने के लिए थैंक यू।